चलिए देखिए, ये है अपना चौथा लेक्चर, ठीक है। इससे पहले हम लोग वृत्तीय गति में पहले ये पढ़ चुके हैं, वृत्तीय गति में क्या कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय वेग क्या होता है, और रैखिक विस्थापन और कोणीय विस्थापन के बीच का संबंध स्थापित कर लिए थे। फिर उसके बाद रैखिक वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध स्थापित कर लिए थे। अलग अलग आपको बताए थे कि कैसे हम औसत रैखिक वेग निकालेंगे, कैसे हम तत्क्षणिक कोणीय वेग निकालेंगे, ये सब चीज़ पे चर्चा कर चुके थे। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं त्वरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? त्वरण, यानी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी आज का जो क्लास होगा वो किस पे होगा? त्वरण यानी एक्सेलरेशन पर होगा, ठीक है। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि किसी भी वस्तु के अंदर त्वरण का मतलब क्या होता है। त्वरण का मतलब ये होता है कि वह वस्तु अपना वेग में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। त्वरण का सीधे सीधे मतलब आपको समझ जाना है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने वेग में परिवर्तन कर रहा है तो समझ जाइए कि उसके पास क्या है? त्वरण है। यदि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझिए कि वस्तु के पास त्वरण नहीं है। अब जरा समझिएगा, देखिए अभी जो हम लोग पहले सिंपल त्वरण बोलते थे, लेकिन अभी हम विभिन्न प्रकार के त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन कौन कौन सा होता है, ठीक है, उसका क्या क्या नाम है। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन में सबसे पहला जो एक्सेलरेशन आता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगला जो एक्सेलरेशन आता है उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहला जो है वो कौन सा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा का है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो तीसरा एक्सेलरेशन है वो उसका नाम है नेट एक्सेलरेशन। क्या नाम है? नेट एक्सेलरेशन। और जो चौथा एक्सेलरेशन है उसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या नाम है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या चीज़ है उसको हम समझेंगे। देखिए, कोई तोड़ चीज़ नहीं है। अगर आप त्वरण का वास्तविक मूल्य बात आप समझते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने 4 अलग अलग तरह के त्वरण के बारे में पढ़ना है और ये कैसे 4 अलग अलग तरह के त्वरण आए, ठीक है। देखिए, बहुत लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं, निकाले भी रहते हैं, लेकिन उसको एक अलग नाम से नहीं जानते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम लोग सुन लेता है कब? जब पढ़ता है गति के नियम तब, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन यानी कुल त्वरण, चाहे मूल्य त्वरण। मूल त्वरण का मतलब क्या हो रहा है? यानी 2-4 को त्वरण अलग अलग होगा, उसको मिलाकर एक त्वरण के बारे में बात हो रहा होगा, यही ना जी। एक जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग पढ़े थे उसी तरह से यहाँ पे क्या है? कोणीय त्वरण है। भाई अगर कहीं कोण में परिवर्तन हो रहा होगा तो कोणीय वेग आया होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन आएगा तो क्या आ गया होगा? कोणीय त्वरण। ये कैसे आया उसको समझते हैं। देखिए, त्वरण का मतलब यानी एक्सेलरेशन का मूल्य जो मतलब होता है वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन का दर, यानी वेग कैसे बदल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण के निकालते समय हम सदिश भी यानी वेग को क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। किसके साथ? समय के साथ। तब जाकर हमें मिलता है क्या? त्वरण। तो देखिए, सदिश भी जो है इसके पास 2 चीज होगा। एक तो होगा क्या? परिमाण, और दूसरा क्या चीज होगा? दिशा। तो हम बोलेंगे कि यदि भी में परिवर्तन, तो भी में परिवर्तन 2 तरह से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि वस्तु अपना वेग के परिमाण में परिवर्तन करे, ठीक है। और एक ये हो सकता है कि वस्तु अपने वेग के परिमाण में परिवर्तन करके किसका परिवर्तन कर दे? दिशा का परिवर्तन करे। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? जैसे में तुमको एग्जांपल बताते हैं। मान लो कि हमारे पास ये वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, ठीक है, पथ है। अब वृत्ताकार पथ पर एक आदमी गति करना स्टार्ट किया। अगर आदमी का स्पीड यानी चाल एकदम नियत रहे, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे वेग का जो परिमाण है वो क्या है? नियत है। लेकिन जब ये गोले गोले घूम रहा है तो उसका दिशा नियत है जी, दिशा नियत है। जब घूम रहा था बार बार उसका दिशा क्या हो रहा है? बता रहा। ऊपर जा रहा था, पहले इसे यहाँ पे था तो इसका मुंह कने था, आगे यहाँ पे आया तो कने हो गया, इस तरह से हो गया पीछे की तरफ, यहाँ पे आया तो कने हो गया नीचे, यहाँ पे आया तो कने की तरफ हो गया
आगे की तरफ हो गया, नहीं हो गया जी। तो हम बोलेंगे जब वो गोले गोले घूम रहा है, एक नियत चाल से घूम रहा है, तो उसका वेग का परिमाण क्या है, नियत है, लेकिन उसका दिशा क्या हो गया, बदल गया। तो अगर दिशा बदल गया तो वेग भी क्या हो गया, बदल गया, नहीं बदल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखना होगा इसका वेग, तो यहाँ पे इसका वेग क्या लिखेंगे, मान लीजिए 10 से जा रहा था तो 10 क्या जी, आई कैप की जे कैप, जे कैप। यहाँ पे अगर उसका वेग लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस आई कैप, चाहे -10 आई कैप। तो यहाँ और यहाँ में दोनों के वेग में अगर अंतर दिखेंगे तो दोनों के वेग में क्या है, अंतर है, लेकिन परिमाण में नहीं। किस में अंतर है, दिशा में। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर त्वरण में त्वरण जो उत्पन्न होगा वो दो तरीका से उत्पन्न हो सकता है। पहला, परिमाण में परिवर्तन के कारण, यानी ऐसा हो कि वस्तु अपना दिशा नहीं बदले, सिर्फ अपना वेग का क्या बदले, परिमाण बदले, तो अभी भी क्या हो सकता है, त्वरण उत्पन्न हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वस्तु चलते समय अपने परिमाण को नहीं बदले, किसको बदले, सिर्फ दिशा को बदले, तो अभी भी क्या हो सकता है, त्वरण उत्पन्न हो सकता है। क्यों, क्योंकि परिमाण बदल गया तो वेग क्या हो गया, बदल गया, दिशा बदल गया तभी भी वेग क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि वेग कैसा राशि है, सदिश राशि है। तो हम बोलेंगे यदि किसी भी वस्तु के वेग के दिशा में परिवर्तन होता है तो दिशा में परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिशा के परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकेंद्रक त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, अभिकेंद्रक त्वरण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे जी, अभिकेंद्रक त्वरण। ठीक है, अभिकेंद्रक त्वरण। और जो ऊपर जो आपको लिखवाए हैं वो कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्पर्श रेखीय त्वरण। क्या बोलते हैं, अस्पर्श रेखीय त्वरण। तो हम बोलेंगे क्या कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी अभिकेंद्रक त्वरण क्या होता है, हम बोलेंगे वैसे त्वरण जो किसी वस्तु के वेग के दिशा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, अभिकेंद्रक त्वरण, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर परिमाण में यानी वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल। क्यों नाम रखा गया सेंट्रीपिटल, क्यों रखा गया टेंजेंशियल, वो विस्तार से बताएंगे। पहले आपको पता चल गया क्यों दो भाग में बांटे। एक बोले क्या कि परिमाण में परिवर्तन हो जाए, वेग के पास दो चीज है, क्या क्या है जी, परिमाण है, ठीक है, और क्या है, दिशा है। ठीक है, अगर दिशा में परिवर्तन होगा तो कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर परिमाण में परिवर्तन होगा तो कौन हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यदि दोनों में परिवर्तन होगा, चाहे दोनों के परिवर्तन के आधार पर निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट एक्सेलरेशन। पता चला, अरे बुझाया जी, क्लियर है, कोई परेशानी। चलो हम बोलेंगे कि अगर एक उदाहरण से समझते हैं कि ये तीनों चीज होता क्या है। मान के चलिए कि हमने आपको बोला कि ये हमारे पास वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ पर मान लीजिए व्यक्ति ए चलना स्टार्ट किया। कौन स्टार्ट किया, व्यक्ति ए। ये हो गया व्यक्ति ए, और यहाँ पे स्टार्ट करना चलना प्रारंभ किया व्यक्ति बी, और यहाँ पे चलना स्टार्ट किया व्यक्ति सी। मान लीजिए व्यक्ति ए जब यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, एक नियत चाल से चल रहा है, तो क्या इसके पास त्वरण होगा, वृत्ताकार पथ में एक नियत चाल से चल रहा है तो क्या इसके पास त्वरण होगा, होगा। कौन सा त्वरण होगा, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कब होता है, जब दिशा बदलता है तब। जब नियत चाल से चलेगा तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि सिर्फ दिशा बदल रहा है, सिर्फ दिशा से परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, नियत चाल था, ठीक है, इसका मान लीजिए हम बोले कि इसका जो भी है वो परिवर्तित हो रहा है, वो एक समान है, नहीं रह रहा है, तो अब बताइए कि ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल की टेंजेंशियल। हम बोल रहे हैं फिर से समझिएगा कि B जो है वो एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और उसका वेग का जो परिमाण है यानी इसका जो चाल है वो नियत नहीं है, तो बताइए कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल की, सेंट्रीपिटल की, नेट। नेट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें परिमाण भी बदल रहा है, क्या हो रहा है, दिशा भी बदल रहा है। समझ में आया, दोनों के मिलाकर ये होगा। सिर्फ टेंजेंशियल इसको नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे इसके पास सिर्फ टेंजेंशियल नहीं होगा, इसके पास टेंजेंशियल भी होगा, और कौन होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा, क्योंकि ये दिशा भी तो बदल रहा है जी।
अरे बदल रहा है कि नहीं, अब परिमाण भी ना बदल रहा है, तो बोलेंगे इसके पास सेंट्रीपिटल भी होगा और टेंजेंशियल भी, दोनों होगा, यानी इसके पास क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा। बात बुझाया? क्लियर? कौन? ऊपर वाला टेंजेंशियल नहीं, टेंजेंशियल तब होता है जब सिर्फ परिमाण बदलता है। मान लो एक रेखा में वस्तु गति करना स्टार्ट कर दिया, तो जब एक सीधा रेखा में स्टार्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, परिमाण बदलेगा, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर वस्तु वृत्ताकार पथ में भी गति करेगा तब वो उसके पास टेंजेंशियल होगा, तब उसके पास है टेंजेंशियल होगा। कब? जब मान लो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, हमारा वेग बदल रहा है समय के साथ, परिमाण उसका वेग का परिमाण मान लो समय के साथ बदल रहा है, तभी भी उसके पास क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। लेकिन टेंजेंशियल के साथ साथ कौन होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा। ये नहीं बोलेंगे कि वृत्ताकार गति होगा तो टेंजेंशियल नहीं होगा, टेंजेंशियल होगा, लेकिन सिर्फ टेंजेंशियल नहीं होगा, टेंजेंशियल भी होगा और क्या होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा, यानी उसके पास नेट एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल दोनों मिलकर आएंगे। बात बुझा गया? क्लियर हुआ जी? चलो अब देखो अंतिम कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लो एंगल में परिवर्तन हो रहा है ना जी, वृत्तीय गति कर रहा, तो अगर मान लो एंगल में परिवर्तन हो रहा है और एक समान दर से एंगल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी एक समान नहीं है। और जब एंगुलर वेलोसिटी एक समान नहीं होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी समय के साथ बदलेगा, यानी कोणीय वेग समय के साथ बदलेगा, तो क्या उत्पन्न करेगा, कोणीय त्वरण। जिस प्रकार से तुमने ये पढ़ा था कि यदि वस्तु रेखीय गति करेगा और उसका वेग समय के साथ परिवर्तित होगा तो वहां पे कौन सा त्वरण आता था, रेखीय त्वरण। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे एक नाम रख दिया, क्या, यदि कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन होगा तो वहां पर उत्पन्न होगा कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन। बात बुझाया? अरे क्लियर हुआ जी? चारों क्लियर है? चलो कोई पूछेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, परिमाण के कारण कि दिशा के कारण, परिमाण के कारण। अगर कोई पूछेगा कि ये बताओ सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रक त्वरण जो होता है वो किसके कारण होता है, दिशा के कारण। अगर कोई पूछेगा कि नेट एक्सेलरेशन होता है, उसका मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे परिमाण और दिशा दोनों के अगर प्रभाव को हम देख रहे हैं त्वरण में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट एक्सेलरेशन यानी मूल त्वरण। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, कोणीय त्वरण। हम बोलेंगे यदि कोई वस्तु अपना कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कोणीय त्वरण। ठीक है, तो बताइए कि अगर इस सब चीज को बताना होगा तो एगो संक्षिप्त में इसका क्या होना चाहिए, नोटेशन होना चाहिए ना जी। एगो संक्षिप्त में इसको सूचित करने के लिए कोई अक्षर होना चाहिए ना, तो कैसे सूचित करेंगे, देखिए यदि हमें सूचित करना है किसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। किसको सूचित करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या इसको बोलते हैं हिंदी में, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो स्पर्श रेखीय त्वरण जो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, उसको ए और सब्सक्रिप्ट में क्या लिख देते हैं, टी। ये किसको सूचित करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये किसके कारण होता है, परिमाण के कारण कि दिशा के कारण, परिमाण के कारण। पोस्ट में इसको क्या लिख देंगे याद रखने के लिए, परिमाण के कारण। ये बताइए, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, अभिकेंद्रक त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, अभिकेंद्रक त्वरण। नाम से भी कुछ पता चल रहा नहीं, अभिकेंद्रक यानी केंद्र के तरफ। ये क्या है केंद्र की तरफ, वो बताएंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पर्श रेखा के तरफ, चाहे स्पर्श रेखा के रिलेटेड कुछ बात यहाँ पे होगा, यही ना जी। तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा उससे किससे दिखाएंगे, ए और सब्सक्रिप्ट में सी। ये किसके कारण होता है, परिमाण के कारण कि दिशा के कारण, दिशा के। क्लियर है, ये बात क्लियर है जी। चलो अगला जो है वो नेट एक्सेलरेशन, मूल त्वरण। मूल त्वरण को हम लोग ए से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ए से। ठीक है, और एक जो हमारा त्वरण है वो कौन सा है, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कौन सा त्वरण, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को हम लोग दिखाते हैं किससे, अल्फा से। ये कब होता है, जब कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तब। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वेग में परिवर्तन का दर यानी डी ओमेगा बटे में। हो गया, बात क्लियर है जी। चलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन होगा तो उसके पास दिशा होगा ना जी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो दिशा होता है यानी स्पर्श रेखीय त्वरण का जो दिशा होता है वो किधर की तरफ होता है, स्पर्श रेखा के तरफ होता है।
अभिकेंद्रक त्वरण, अभिकेंद्रक त्वरण का जो त्वरण का जो दिशा होता है किधर की तरफ होता है? केंद्र के तरफ होता है। जिस पथ पर घूमेगा वृत्ताकार पथ पे उसके केंद्र की तरफ। मूल त्वरण, मूल त्वरण में क्या करेंगे? दोनों को दिशा को क्या निकालेंगे? परिमाण निकालेंगे। तो वही क्या होगा? मूल त्वरण का दिशा। आइए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का दिशा किधर की तरफ होगा? ओमेगा के दिशा में। यानी हम बोलेंगे कि जो कोणीय त्वरण होता है, कोणीय त्वरण का जो दिशा होता है वो किधर की तरफ होता है? कोणीय वेग के तरफ होता है। बात बुझा गया? क्लियर है? तो पारापारी लिखना स्टार्ट कर दिए। लिखिए त्वरण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। त्वरण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। त्वरण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। हो गया? तो सर जो नेट त्वरण है, हाँ, वो तो अदिश राशि है ना? अदिश कैसे राशि? त्वरण है तो अदिश हो जाएगा रे। नेट मतलब क्या हो गया? मूल्य। दोनों के मिलकर प्रभाव बताएंगे विस्तार से, अभी लिख पहले। त्वरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला लिखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसको हिंदी में लिखिएगा कौजी? और स्पर्श रेखीय त्वरण। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण। हो गया? दूसरा का लिखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल पीई होता है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रक त्वरण। तीसरा लिखिए नेट एक्सेलरेशन, मूल त्वरण। नेट एक्सेलरेशन, मूल त्वरण। चौथा कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। हो गया जी? हाँ, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रक त्वरण हो गया। चलो पारापारी को विस्तार से सब चर्चा करेंगे। ये बात याद रहेगा ना जी, कौन किसके कारण उत्पन्न हुआ था? फिर सब बात नहीं ना बोलना पड़ेगा। सबका बगल में लिख लीजिएगा किसको किससे प्रदर्शित करते थे। चलिए क्या था पहला जी? स्पर्श रेखीय त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन था पहला? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझिएगा, यदि कोई वस्तु के वेग के परिमाण में बदलाव के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। किस पे गति कर रहा है जी? वृत्ताकार पथ पे। जब वो वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा होगा तो वृत्ताकार पथ पे गति के दरमियान यदि उसका चाल या वेग का परिमाण नियत नहीं होगा तो उसे के कारण एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखीय त्वरण। मतलब मान के चलिए कि यहाँ से वस्तु जब गति करना स्टार्ट किया और यहाँ पे इसका चाल जो था 10 मीटर पर सेकेंड था और यहाँ पे जब ये पहुँचा तो हमने देखा कि इसका चाल परिवर्तित होके 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे चाल के चाहे वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जानते हैं वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण। लेकिन वेग के यहाँ पे क्या परिवर्तित हुआ है? परिमाण। तो परिमाण के कारण एक त्वरण उत्पन्न होगा और उसी त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो दिशा होता है वह किसके दिशा में होता है? टेंजेंट के दिशा में, यानी स्पर्श रेखा के दिशा में। तो हम बोलेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? हम बोलेंगे यदि कोई वस्तु किसी पाथ पर गति कर रहा है और गति के दरमियान उसका वेग का परिमाण समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय का त्वरण का जो दिशा होता है वह सतह के
स्पर्श के दिशा में होता है, चाहे सतह पर बने स्पर्श रेखा के दिशा में होता है। अब इसका सूत्र कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो सूत्र होगा वह किसके बराबर होगा, डी भी अब बटे में डी टी। लेकिन यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, परिमाण की दिशा, सिर्फ परिमाण, दिशा यहाँ पे नहीं लेंगे। ये किसका मान देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। ये किसका दिशा है जी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। बात समझ में आ गया, क्लियर है जी। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे भी को मोड़ के अंदर रखना है, सिर्फ परिमाण लेना है, भी मत लिख देना। भी का मतलब क्या हो जाएगा, परिमाण और दिशा दोनों, वो कांड यहाँ पे नहीं करना है। अगला जो था कौन सा एक्सेलरेशन था जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन था, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बोले थे, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है और गति के दरमियान, चाहे कोनो वस्तु यदि गति कर रहा है, गति के दरमियान उसका वेग का परिमाण में परिवर्तन हो, किसका में परिवर्तन हो, वेग के दिशा में, तो दिशा में परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्रक त्वरण। तो मान लीजिए वस्तु जब यहाँ से आगे की तरफ जब जा रहा था, तो आगे की तरफ जाने के क्रम में हमने देखा कि इसका दिशा क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है। पहले एने मुंह था, अब क्या हो गया, एने हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यही दिशा में परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रक त्वरण। क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रक यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस त्वरण का जो दिशा होगा वो किधर होगा, वृत्ताकार पथ के केंद्र के तरफ। ये कौन सा त्वरण हो गया जी, सेंट्रीपिटल त्वरण, अभिकेंद्रक त्वरण। अभिकेंद्रक त्वरण का सूत्र क्या होता है, अभिकेंद्रक त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है भी स्क्वायर बटे में आर, जहां पे भी क्या है, वस्तु के वेग का परिमाण, क्या है, वस्तु का वेग का परिमाण का वर्ग बटे में जिस वृत्ताकार पथ पे वो गति कर रहा है उसका क्या, त्रिज्या। ये सिर्फ निकाला गया किसके लिए, वृत्ताकार पथ के लिए। कैसे निकाला गया है वो हम प्रूफ करेंगे इसी सेक्शन में, ठीक है। लेकिन कितना होता है, बी स्क्वायर बटे में आर। जिस क्षण पे आपको निकालना है उस क्षण का आपको क्या लेना है, वेग। मान लीजिए यहाँ पे निकालना है तो यहाँ का वेग लीजिएगा, यहाँ का निकालना है तो वहां का वेग निकलेगा। लेकिन वेग का क्या, सिर्फ और सिर्फ परिमाण। परिमाण लेने के बाद क्या करना है, वर्ग बटे में उसके त्रिज्या से क्या कर देना है, भागा कर देना है। ये किसका मान हो गया, सेंट्रीपिटल का। बुझा गया। अब देखिए ये भी एक सदिश राशि है, ये भी क्या है, सदिश राशि है। जब दो सदिश राशि होगा तो दोनों सदिश का एक मूल्य सदिश बनेगा ना जी। तो जब दो त्वरण होगा तो दोनों त्वरण का एक मूल त्वरण बनेगा ना जी। उसी मूल त्वरण को हम बोलते हैं कोची, नेट एक्सेलरेशन या मूल त्वरण। क्या बोलते हैं, नेट एक्सेलरेशन या मूल त्वरण। तो हम बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तीसरा त्वरण कौन था, नेट एक्सेलरेशन यानी मूल त्वरण जो होगा, ठीक है। मूल जो त्वरण होगा वो किसके योग के बराबर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों के योग के बराबर। तो क्या ये आप मुझे बताइए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वृत्तीय गति के दरमियान एक दूसरे के लंबवत होंगे कि नहीं, हमेशा होंगे जी। अरे बात ये बुझा रहा है कि ये जो सदिश जो है AT और सदिश AC है हमेशा एक दूसरे पे क्या रहेंगे, लंबवत रहेंगे। काहे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब भी आएगा वो क्या आएगा, सतह के लंबवत आएगा, सतह के क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा पे आएगा ना जी। और सतह के जो स्पर्श रेखा होता है वृत्त का वो हमेशा क्या बनाता है, त्रिज्या से 90 डिग्री कोण बनाता है। तो हमेशा कितना डिग्री पे ये दोनों रहेगा, हमेशा 90 डिग्री पर दोनों रहेगा। तो हम बोलेंगे दोनों सदिशों के बीच का कोण हमेशा कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि मूल्य जो सदिश निकलेगा तो मूल्य सदिश दोनों सदिश का योग के बराबर होगा। और दोनों सदिश के योग जब निकालेंगे तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री की 0 डिग्री, 90 डिग्री। कितना रखेंगे, 90 डिग्री। आपको ये पता होगा दो सदिशों के बीच का जो मूल्य सदिश, दो सदिशों का अगर योग निकालेंगे तो r बराबर क्या होता है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। a का मान किसके बराबर है, AT के बराबर, और b का मान किसके बराबर है, AC के बराबर। तो यहाँ पे मूल त्वरण अगर निकालेंगे तो मूल त्वरण बराबर हम क्या बोलेंगे, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस
2 गुणे AT गुणे AC गुणे cos कितना डिग्री, cos 90 का मान, यानी A का मान कितना होगा, √AT² प्लस AC स्क्वायर। बोलिए, लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे मूल्य त्वरण जो आएगा वो मूल्य त्वरण जो होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा, यानी जो मूल्य त्वरण A होगा वो किसके बराबर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के योग के बराबर होगा, और इसका जो परिमाण जो होगा वो किसके बराबर होगा, AT² प्लस AC² के योग के रूट के बराबर। बुझा गया, क्लियर है जी। अगर मान लीजिए कि ये जब दोनों सदिश राशि था तो दोनों सदिश राशि है, ठीक है, तो दोनों का परिमाण निकाल दिए, लेकिन जो परिमाणी सदिश आया है यानी नेट एक्सेलरेशन मूल त्वरण आएगा, तो मूल त्वरण का कोई दिशा होगा ना जी। अरे दो को सदिश का योग निकालते थे, परिमाणी सदिश निकालते थे, तो परिमाणी सदिश का दिशा होता था कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परिमाणी सदिश का क्या निकालेंगे, दिशा निकालेंगे, यानी मूल त्वरण का दिशा का नहीं होगा उसको भी निकालेंगे। तो हम बोलेंगे कि दिशा बताने के लिए क्या बता देंगे, कोण बता देंगे कि कितना डिग्री पर झुकल है, किसके साथ, या तो AC के साथ या तो किसके साथ, AT के साथ। तो हम बोलेंगे कि देखिए मूल्य सदिश जब का जो मान लेते हैं कि दिशा n होगा, दोनों के बीच में होगा जी, मान लेते हैं ये क्या हो गया हमारा मूल्य सदिश। तो अगर ये A है ये AT है, AC को ऊपर ऐसे ले जा सकते हैं, बोलो, सदिश का ये गुण होता है ऊपर उसको घसकाने वाला, कर सकते हैं। तो ऊपर लेके चले गए AC यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं कोण कितना डिग्री, थीटा डिग्री, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से, tan थीटा बराबर AC बटे में AT, बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं जी। वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, दिशा नहीं बदलना चाहिए, परिमाण नहीं बदलना चाहिए, बस इतना ही कर सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर लेके गए तो ये हो गया AC, ये कितना हो गया AT, और ये क्या हो गया कोण, किसका कोण, मूल्य सदिश का कोण किसके साथ है, AT के साथ, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो हम बोलेंगे यहाँ से इसको अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि थीटा को हम लोग क्या मानते हैं, कोणीय विस्थापन। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं tan अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, AC बटे में AT के बराबर, यानी अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan इनवर्स AC बटे में AT के बराबर। ये क्या बता देगा, दिशा बता देगा, फटाफट इसको उतारो जल्दी तुरंत। चलो उतार लिया जी, चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेट एक्सेलरेशन हो गया, एक और बच गया, कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको भी निपटा लेते हैं। लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन, डेफिनेशन अपने से बना लेना है, सब बोल रहे ना उसी में सब चिपकाते जाना डेफिनेशन साथ साथ। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं जी, अल्फा से, ठीक है। क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण का मतलब क्या हो गया, कोणीय वेग में परिवर्तन का दर। जिस तरह से हम बोलते हैं कि रैखीय त्वरण बराबर रैखीय वेग में परिवर्तन का दर, उसी के आधार पर हम बोल सकते हैं क्या, कोणीय त्वरण यानी अल्फा बराबर क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन का दर, यानी d ओमेगा बटे में dt, ठीक है। और यहाँ से देखिए ओमेगा के जगह पे आप v भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के जगह पे v, मूर्ख कहीं का, ओमेगा के जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v बराबर ओमेगा गुणे r, यानी ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, v बटे में r लिख सकते हैं जी। तो हम बोलेंगे कि चलिए यहाँ पे ओमेगा का मान इसमें रख देते हैं, रखिए क्या आएगा, अल्फा बराबर d, ओमेगा पे जगह पे क्या लिखेंगे, v बटे में r, अब बटे में dt। ये बताइए कि अगर वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो क्या उसका कभी त्रिज्या बदलेगा, नहीं, वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो त्रिज्या नहीं बदलेगा। जब ये r नियत है तो r का अवकलन करने की कोई जरूरत है नहीं, तो r को बाहर निकाल दें तो क्या आ जाएगा, 1 बटे में r dv बटे में
dt, dv बटे में dt को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, a। रखिए त्वरण, यानी अल्फा बराबर क्या आ गया, 1 बटे में r गुणे a, यानी a बराबर यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा गुणे r, बोल सकते हैं जी। तो ये क्या हो गया, संबंध हो गया किसके बीच में, रैखिक त्वरण तथा नेट त्वरण, रैखिक त्वरण तथा कोणीय त्वरण के बीच में। ठीक है, तो हम यहां से एक ये रिलेशन है और एक और रिलेशन आया क्या, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा गुणे आर, यानी रैखिक त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। मतलब क्लियर है यहाँ तक, अरे क्लियर है जी। इस सब याद करने का, रिलेशन याद करने का तो कोई जरूरत नहीं है, शुरू से तुमको ऐसा ही चलते आ रहे हो, नहीं चलते आ रहे जी। एस बराबर थीटा गुणे आर, रैखिक विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुणे त्रिज्या। फिर उसके बाद क्या कहिए, रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। फिर उसके बाद उसी तरह से रैखिक त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणे त्रिज्या। उसी प्रकार चलते आ रहे हैं, कोई दिक्कत है जी, वही बात है। नया चीज वही सीखे क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रक त्वरण, बाकी सब वही घिसा पीटा पुराना बात है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, सबका तुमको दिशा बताएं, इसका भी दिशा याद रखना है। जो कोणीय त्वरण का जो दिशा होता है यानी अल्फा का जो दिशा होता है वो किस तरफ की तरफ होता है, कोणीय वेग के दिशा के तरफ होता है। यानी इस बात को ध्यान में आपको रखना है कि कोणीय त्वरण का जो दिशा होता है कोणीय वेग के दिशा के तरफ ही होता है। याद रहेगा ये बात, भुलाओगे नहीं। चलो अब आगे प्रश्न का सिलसिला जारी रखते हैं। प्रश्न लिखो, उतारोगे, उतारो फटाफट। ये पाठ एकदम आसान है, तुमको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि यदि तुम पीछे का अगर गति होती ध्यान में रखोगे, अब पढ़े लिखे रहोगे इस सदिश तो ये सब पढ़ने में कोई भी कठिनाई वाली बात नहीं है, मजे से तुमको बुझाएगा। आप प्रश्न एकदम बनाते चले जाओगे। यहाँ पे नीचे और फॉर्मूला जो त्वरण का निकाल के लेकर आए उसको चिपका देते हैं। यहाँ पे स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है, वेग के परिमाण में परिवर्तन का दर, किसके साथ, समय के साथ। उसके बाद पढ़े थे कौन सा, अभिकेंद्रक त्वरण। अभिकेंद्रक त्वरण निकालने के लिए क्या करते थे, जिस बिंदु पर आपको अभिकेंद्रक त्वरण निकालना है उस बिंदु का वेग का क्या, परिमाण का स्क्वायर बटे में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मूल्य त्वरण। मूल्य त्वरण जो आएगा ए नेट यानी ए टोटल, ठीक है, इसको ए से ही लिख देते हैं। मूल्य जो त्वरण आएगा ए बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और ये भी पढ़े थे tan अल्फा यानी मूल्य त्वरण का जो दिशा होता है वो किसके बराबर होता है, AC बटे में AT के बराबर। यही तो बात अभी तक तुमने पढ़ा है, इतना ही ना अभी तक पढ़ाई हुआ है जी, और क्या हुआ है। ये बात में तुमको एक बात खूब समझा के बोले थे कि जब ओमेगा निकालना होगा तो हमेशा भी को कैसा लेना, लंबवत लेना। किसके लंबवत लेना, त्रिज्या के। बुझा था, इसमें पूरा जोड़ दिए थे, ये बात को एकदम ध्यान रखना था। याद है ना वो सब बात, ये दूसरा लेक्चर में तुम्हारा हुआ था, इसको एकदम ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये बात को ध्यान रखना है कि अभिकेंद्रक त्वरण के लिए उस समय का, जिस बिंदु पर तुमको अभिकेंद्रक त्वरण निकालना, उस बिंदु का तुम्हें क्या लेना है, वेग का परिमाण का वर्ग। समझ ना, अवकलन पकलन नहीं करना है, इसमें क्या करना है, अवकलन पकलन करना है। ठीक है, कैसे आया प्रूफ होगा इसका। चलो हो गया, मिटा दें। चलो लिखो प्रश्न। एक वस्तु हल्का सा प्रश्न बनाकर दिमाग को हल्का करो। एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर, एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर, एक वस्तु
एक वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति, एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। गति के दरमियान वस्तु का चाल नियत है, वृत्तीय गति के दरमियान वस्तु का चाल नियत है तथा इसका मान 10 मीटर पर सेकंड है, तथा इसका मान 10 मीटर पर सेकंड है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण तथा अभिकेंद्रक त्वरण एवं मूल त्वरण का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन में लिख दो। R बराबर वृत्ताकार पथ का त्रिज्या दिया है, R बराबर 10 मीटर, R बराबर 10 नहीं 2 मीटर लिखो, 10 ज़्यादा हो जाएगा। R बराबर 2 मीटर। क्वेश्चन बजा दी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बन जाएगा, बनाओ फटाफट रे। अरे बनेगा, बनाओ। क्वेश्चन में बहुत समय लगाता है तू लोग। वृत्ताकार पथ है, उसका त्रिज्या कितना दिया है, 2 मीटर, और इस पे यह नियत चाल से बच्चा चल रहा है, और बच्चे का जो चाल है, चाल का जो परिमाण दिया गया है वो कितना दिया है, कितना दिया है, कितना जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे वस्तु का जो चाल है उसका परिमाण 10 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा जी, स्पर्श रेखीय यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। दूसरा पूछे हैं अभिकेंद्रक त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तीसरा जो तुम्हें पूछे हैं मूल्य त्वरण, यही ना 3 चीज, फटाफट निकालो। करे जी, पहला बन गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला, स्पर्श रेखीय त्वरण निकाला जी, नहीं निकाला, इसी में मेन था, फंस गया। ये निकाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रक त्वरण कितना आ रहा है, 10 में 100 बटे में 2 50, ठीक है। पहला देखो, पहला क्या पूछा, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो स्पर्श रेखीय त्वरण का अगर तुम्हें सूत्र याद होगा तो उसमें तुमको बोले थे क्या, वेग के परिमाण में परिवर्तन के दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण बोलते हैं। जब तक परिमाण बदलेगा नहीं वेग का तब तक तुम्हारा स्पर्श रेखीय त्वरण आएगा ही नहीं। जब नहीं आएगा तो मतलब स्पर्श रेखीय त्वरण का मान कितना होगा, 0। क्या बोला है, एक समान चाल से चल रहा है यानी इसका परिमाण बदल रहा है वेग का, 10 मीटर पर सेकंड ही रह रहा है, यानी वेग का परिमाण जो है वो समय के साथ बदल नहीं रहा, नियत रह रहा है। तो नियत का कभी भी अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 0। तो हम बोलेंगे कि v क्या है, कांस्टेंट है, यानी v का जो परिमाण है क्या है, नियत है। इसीलिए जो यहाँ पे स्पर्श रेखीय जो त्वरण आएगा उसका मान कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुझाया, अरे स्पष्ट है। तुमको बोले थे क्या, स्पर्श रेखीय त्वरण कब आएगा, जब तुम्हारा परिमाण बदलेगा तब। किसका परिमाण बदलेगा, वेग के परिमाण बदलेगा तब वेग का परिमाण यहाँ बदल रहा है, नहीं, क्वेश्चन में लिखा है नियत चाल से चल रहा है, खत्म हो गया वो। दूसरा, दिमाग तो अस्थिर नहीं रह रहा है तो अस्थिर रखो। दूसरा क्या बोल रहा है,
अभिकेंद्रक त्वरण। अभिकेंद्रक त्वरण किसके कारण आता है? परिमाण में परिवर्तन के कारण कि दिशा में परिवर्तन के कारण? दिशा। ये गोले गोले घूमेगा तो इसका दिशा में परिवर्तन होगा कि नहीं? होगा ना जी। हम बोलेंगे कि क्या बोले थे कि जब भी तुमको अभिकेंद्रक त्वरण निकालना है तो अभिकेंद्रक त्वरण निकालने के लिए जिस बिंदु पर तुमको निकालना है उस बिंदु का वेग का परिमाण का वर्ग बटे में क्या कर देना है? वृत्ताकार पथ का त्रिज्या। तो एक समान चाल से चल रहा है तो किसी भी बिंदु पर अगर हम पूछेंगे तो चाल का मान क्या रहेगा? वही रहेगा, v का मान वही रहेगा। बदलेगा जी? v का परिमाण बदलेगा नहीं। तो हम बोलेंगे AC बराबर कहीं पे भी देखेंगे तो उतना ही रहेगा। कितना? 10। तो 10 का क्या ले लेंगे? स्क्वायर। अब बटे में r का मान कितना दिया है? 2। तो 100 बटे में कितना हो जाएगा? 2। कितना आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया जी। तीसरा क्या पूछा गया? हाँ, दिशा तुमको बोले नहीं, अभिकेंद्रक त्वरण का जो दिशा होता है वो केंद्र की तरफ होता है। जहाँ पे भी निकालोगे वहाँ से किधर की तरफ? केंद्र की तरफ। नहीं, वाई कैप जे कैप कहाँ लिखोगे? हो गया। अगला जो था वो कौन था? नेट यानी मूल त्वरण। मूल त्वरण क्या होता है जी? मूल त्वरण जो था वो तुमको बताए थे कि मूल त्वरण जो होता है उसका परिमाण √AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होता है। अभी तुमने स्पर्श रेखीय त्वरण का मान 0 निकाला और इसका मान कितना निकाला? 50। तो 50 का क्या ले लेंगे? वर्ग। कितना आ जाएगा? यानी जो मूल त्वरण आएगा वो किसके बराबर आएगा? अभिकेंद्रक त्वरण के बराबर, क्योंकि उसमें कोई भी स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं आया तो बराबर ही ना आएगा। क्लियर है जी? अरे हो जाएगा, ऐसा सवाल बना लोगे? चल अगला प्रश्न लिखो, लिखो फटाफट। यदि एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ में, यदि एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, यदि एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है और वस्तु का वेग दिए गए समीकरण के अनुसार, वस्तु का वेग दिए गए समीकरण के अनुसार बदल रहा है, और वस्तु का वेग दिए गए समीकरण के अनुसार बदल रहा है, तो t बराबर 4 सेकंड पर, वस्तु का, t बराबर 4 सेकंड पर वस्तु का स्पर्श रेखीय त्वरण, अभिकेंद्रक त्वरण, मूल त्वरण का मान ज्ञात करें तथा मूल त्वरण का मान ज्ञात करें। तुरंत बनाओ, फटाक दिखा, जल्दी जल्दी। r बराबर 2 मीटर है। क्वेश्चन बुझाया ना जी? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मान लो ये वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु घूम रहा है, वृत्ताकार पथ का त्रिज्या कितना दिया है? 2 मीटर। जब ये वस्तु इस वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो घूमने के दरमियान उसका जो चाल है वो नियत नहीं है, वो समय के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो जब चाल का परिमाण समय के अनुसार बदल गया तो यहाँ पे तो अब आ जाएगा कौन सा त्वरण? स्पर्श रेखीय त्वरण। और स्पर्श रेखीय त्वरण आ जाएगा। अब ये वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो पक्का इसके पास क्या होगा? इसके पास क्या होगा? अभिकेंद्रक त्वरण।
अभिकेंद्रक त्वरण रहेगा और स्पर्श रेखीय त्वरण रहेगा तो मूल त्वरण तो रहेगा ही रहेगा। चलो पहला करना स्टार्ट करते हैं। पहला में क्या बोला है? स्पर्श रेखीय त्वरण। हम बोलेंगे स्पर्श रेखीय जो त्वरण होता है वह बराबर होता है किसमें? वेग के परिमाण में परिवर्तन के दर के। यानी हमें वेग का जो परिमाण है उसको किसके साथ अवकलन करना है? समय के साथ। तो आपको क्या आ जाएगा? स्पर्श रेखीय त्वरण। तो वेग का मान कितना दिया है? 4t दिया ना जी। तो 4t यानी यहाँ 4t का अगर अवकलन करेंगे यानी d किसका अवकलन करेंगे जी? 4t का। किसके साथ? t के साथ। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4t का जी 4। यानी हम बोलेंगे स्पर्श रेखीय जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुझाया? तो क्या यह अलग अलग समय पर स्पर्श रेखीय त्वरण अलग अलग होगा कि एक समान होगा? एक समान होगा। ये बदलेगा नहीं। बदल गया? क्लियर है जी? निकाल लिया था। अगर मान लीजिए 4t स्क्वायर चलता है, हाँ 4t स्क्वायर दिया रहता तो यहाँ पे 4t स्क्वायर करते तो कितना आ जाता? 8t। कितने समय पे पूछा है तुमको? t बराबर 4 सेकंड पे। तो 8t में t का मान कितना रख देते हैं? 4 8 के 32 पूछा है। 4 सेकंड पे तुमको ये सब निकालना है। वही इसीलिए ना बोले कि 4 सेकंड पे पूछ रहा है। हम बोले कौनों सेकंड पे तुम निकालो वही मान आएगा। कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे? यहाँ पे ना dv बटे में dt ना। तो वेग किसके बराबर है? 4t के बराबर है। तो वेग कैसे बदल रहा है समय के साथ उसका अवकलन करेंगे। अब ऐसे थोड़े करेंगे t का मान 4 चौचौ 16 बटे में dt थोड़ा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। समझा ना? किस दर से वो बदल रहा है वेग उसी को त्वरण बोलते हैं। क्लियर है? कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा त्वरण की तरफ आता है। कौन सा त्वरण है जी? अभिकेंद्रक त्वरण। अभिकेंद्रक त्वरण क्या होता है? हम बोलेंगे जिस बिंदु पर तुमको अभिकेंद्रक त्वरण निकालना है वहां का तुम क्या ले लो? वेग का परिमाण ले लो। और वेग का परिमाण का फिर क्या ले लो? स्क्वायर। और उसको भागा दे दो किसके साथ? r के साथ, त्रिज्या के साथ। तो हम बोलेंगे कि v स्क्वायर बटे में क्या लेना है? r लेना है। तो हम पहले पता करेंगे किस बिंदु पर हमें निकालना है। तो हम बोलेंगे जब ये 4 सेकंड चल लिया होगा तब। मान लीजिए घूमते घूमते 4 सेकंड पे यहाँ पे आ गया होगा तो इस बिंदु पर हमें निकालना है। तो पहले ये पता करेंगे इस बिंदु पर उसका वेग कितना रहा होगा। जब t बराबर 0 से यहाँ चला तो t बराबर 0 पे वेग कितना था? 0। लेकिन जब चलते चलते 4 सेकंड चल गया तो उसका वेग कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। तो यहाँ पे उसका वेग जो होगा वो कितना होगा? 16 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस बिंदु का वेग क्या लेंगे? परिमाण। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16। और 16 का क्या लेंगे? स्क्वायर। अब बटे में त्रिज्या का मान कितना? त्रिज्या का मान कितना? 2। 16 का स्क्वायर कितना होता है जी? 16 का स्क्वायर नहीं आता 256। 2 8 16 8 6 48 8 4 8 6 48 8 4 128 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? अभिकेंद्रक त्वरण का। अब मान लो अभिकेंद्रक त्वरण आ गया, क्या तुम मूल त्वरण निकाल लोगे? मूल त्वरण क्या हो जाएगा? अंडर रूट 128 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जो आएगा वो क्या हो जाएगा? मूल त्वरण। कोई पूछेगा मूल त्वरण का दिशा ज्ञात करे तो क्या करेंगे? tan अल्फा बराबर AC बटे में 80 वहां पर रख के निकाल लेंगे। निकल जाएगा। कर लोगे? चलो अगला प्रश्न लिखो। हाँ यहाँ पे ना तुमको बोलिए रहे हैं परिमाण में किस जो वेग जो है वेग का परिमाण किस दर से बदल रहा है वो कौन बताता है? यही त्वरण। कौन? स्पर्श रेखीय त्वरण। परिमाण में परिवर्तन का दर निकालना है। यहाँ पे समझ में आया? ये दिशा से इसको मतलब परिमाण से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो परिमाण था वहां पे उस बिंदु का वो रख देना है। इसमें उस बिंदु का सीधे सीधे क्या रखना है? वेग। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या रखना है? वेग का परिवर्तन का दर। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न लिखो।
यदि एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, यदि एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तथा गति के दरमियान वस्तु का कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकंड है, 10 रेडियन पर सेकंड है, तो वस्तु का स्पर्श रेखीय त्वरण, तो वस्तु का स्पर्श रेखीय त्वरण अभिकेंद्रक त्वरण तथा मूल त्वरण का मान ज्ञात करें। फटाफट निकालो, कर लोगे जी इसको। ये नहीं सोच रहे ओमेगा दिया है भी के रूप में आंसर होता है, कैसे आएगा? भी निकल जाएगा, बहुत अच्छा बात है। फटाफट करो। R2 ही बना। हाँ, आर दिया 2 मीटर। आया जी? चलो देखो, यहाँ पे 80 है ना जी, 80 यानी क्या है? स्पर्श रेखीय त्वरण। बोलेंगे स्पर्श रेखीय जो त्वरण होता है वह वेग के परिमाण में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, लेकिन कौन सा वेग? रेखीय वेग, यही ना जी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कौन सा वेग दिया है? कोणीय वेग। तो पहले इसको किस में बदलेंगे? रेखीय वेग में। रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध स्थापित किए थे, v बराबर क्या लिखे थे? ओमेगा गुणे आर, ये किए थे जी। तो यहाँ से v का मान निकालो, v बराबर कितना होगा? ओमेगा का मान 10, r का मान 2, v बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या यह v बदल रहा है? v का परिमाण बदल रहा है जी। जब v का परिमाण नहीं बदलेगा तो क्या स्पर्श रेखीय त्वरण आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखीय त्वरण तभी आता है जब वेग का परिमाण बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे एक v का मान नियत है, इसलिए जो स्पर्श रेखीय त्वरण का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। दूसरा बात पर आते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या पूछा जी? अभिकेंद्रक त्वरण। अभिकेंद्रक त्वरण क्या होता है? हम बोलेंगे कि जब दिशा में परिवर्तन होगा तब विकेंद्रक त्वरण आएगा। और जब वस्तु में बोल दिया कैसा गति कर रहा है? वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति करेगा तो पक्का है कि उसके अंदर क्या होगा? दिशा बदलेगा। अरे बार बार दिशा बदलेगा ना जी। तो यहाँ पे क्या आएगा? अभिकेंद्रक त्वरण तो आएगा। तो अभिकेंद्रक त्वरण ज्ञात करने के लिए जिस बिंदु का आपको अभिकेंद्रक त्वरण ज्ञात करना, उस बिंदु का क्या लेना है? वेग का स्क्वायर। अब बटे में क्या करना? उसका त्रिज्या। तो हम बोलेंगे आप कहीं भी लीजिए, कितना मिलेगा आपको? 20 मीटर पर सेकंड। क्या एक नियत चाल से चल रहा है ना जी, तो 20 मीटर पर सेकंड हमेशा मिलेगा। तो क्या लीजिएगा यहाँ पे? 20 का स्क्वायर। अब बटे में आर का मान कितना दिया है? आर का मान कितना दिया जी? 2। तो कितना हो जाएगा? 400 बटे में 2 यानी 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ तीसरा निकल जाएगा जी। क्या लिख देंगे? a बराबर रूट के अंदर ac स्क्वायर प्लस
80 स्क्वायर। 80 का मान कितना दिया है 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा AC, यानी मूल त्वरण जो होगा वो किसके बराबर आएगा 200 मीटर पर सेकंड। बना लोगे, अरे बन जाएगा, कोई दिक्कत। चल अगला प्रश्न लिखो, अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न देखो, यदि एक वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है और वृत्तीय गति के दरमियान वस्तु का कोणीय वेग दिए गए समीकरण के अनुसार बदलता है, तो वस्तु का समीकरण के अनुसार बदलता है, तो वस्तु का कोणीय त्वरण का मान ज्ञात करें t बराबर 2 सेकंड पर। निकालो जी, कोणीय त्वरण निकालना है, उसके बाद आगे लिखना ना, तथा वस्तु का रैखिक त्वरण का मान ज्ञात करे, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 2 मीटर है, फटाफट निकालो। ओमेगा का मान दिया है, अल्फा निकालना है और ए निकालना है। टी बराबर कितना सेकंड पे 2 सेकंड पे। चलो करते हैं, क्या दिया जी ओमेगा दिया है, यानी क्या चीज दिया है कोणीय वेग दिया। कोणीय वेग समय के साथ क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है, तो कोणीय वेग जब समय के साथ परिवर्तित होगा तो हम बोले कोणीय वेग के परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं कोणीय त्वरण बोलते हैं। कोणीय त्वरण को किससे दिखाते हैं अल्फा से, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा डी ओमेगा बटे में dt होगा जी। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 3t। इसका क्या करना है अवकलन करना है, किसके साथ समय के साथ करो, कितना आ जाएगा 4t का करोगे तो कितना आ जाएगा 8t और प्लस कितना 3। तुमको कितने समय पे चाहिए 2 सेकंड पे। कोणीय त्वरण कितने समय पे चाहिए 2 सेकंड पे, तो t का मान कितना रखोगे 2 पे रखोगे। एट t इज इक्वल टू कितना सेकंड 2 सेकंड, अल्फा इज इक्वल टू 8 दूनी का 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है क्या होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अब देखो अल्फा का मान आ गया, क्या यहाँ से ए का मान नहीं आ जाएगा, ए और अल्फा में रिलेशन होता है ना, क्या होता है ए इज इक्वल टू अल्फा गुणे आर। इसमें रखो अल्फा का मान, तुम्हारा किसका मान आ जाएगा ए का। अल्फा का मान कितना है जी 19 अगुणे आर का मान 19 दूने 38 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया आंसर। इसी प्रकार आज का कार्रवाई यहीं पे समाप्त होता है। अब बाकी कल मिलते हैं। क्वेश्चन इस पे बनाओ, प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो करो, बुक में से देख लेकर